आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, करीब करीब 3 महीनों से। मैं चाहूँगा इसे आगे कंटिन्यू करूँ मैं और कंसिस्टेंट रहूँगा। ये मैं आपसे कहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं उतनी वीडियोज़ डालूँगा आगे की, और जितना जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूँ उतना जल्दी करूँगा। तो जो हमारा जो टॉपिक छूटा हुआ था वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2 आखिर खाद्य संग्रहण से लेकर ये सब चैप्टर 2 जो था हमारा, उसका आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो था वो खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में इसी टाइम के अनुसार, इसी टाइम में मतलब लगभग 12,000 साल पहले आज से, उस टाइम के दौरान पे क्या हुआ, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे हैं। ठीक है, क्या हुआ कि उस टाइम पे हुआ क्या कि लोगों ने उपजाना शुरू नहीं किया था। वो जानते नहीं थे कि आखिर कैसे इसका उपजाव करते हैं, आखिर कैसे फसल को उगाते हैं। अभी जो हम तकनीक देखते हैं वो सब तो हम बाद में सीखते गए तब जाके हमने जाना। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो पेड़ पौधे थे, गेहूँ, जौ, धान, ये सब जो हुआ क्या कि प्राकृतिक रूप से निकले। ये सब क्या हुआ कि नेचुरल रूप से ये उगने शुरू हुए। और ये चीज़ हो सकता है कि शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। और क्या हुआ होगा कि महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने इन सब चीज़ों को क्या किया, भोजन के रूप में इकट्ठा करना शुरू किया। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा करते करते वो जान गए होंगे, सीख रहे होंगे कि भोजन कब पका, कब पककर तैयार हुआ, कहाँ पर पका, कैसी स्थिति में पका। और धीरे धीरे क्या करते ये धीरे धीरे ये इन चीज़ों के बारे में जानकर खुद से ही उगाने लगे इन चीज़ों को, और धीरे धीरे वो कृषक बन गए। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। और इसी तरह धीरे धीरे सीखते सीखते वो क्या किए कि चारा रखकर घरों के आसपास जानवरों को आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाया। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और यह भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जो पहला जानवर पालतू बनाया गया वो था जंगली कुत्ते का पूर्वज। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जो है गाय, भैंस, बकरी, ये सब को अपने घरों की ओर आकर्षित करने लगे और पालतू बनाना शुरू किया। और उन्हीं जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया जो झुंड में रहा करते थे। ठीक है, और जनरली भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो है झुंड में ही रहा करते हैं और ज़्यादातर घास खाते थे, जो घास भी खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। और क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जो है इनका जंगली जानवरों से बचाव करने लगे और धीरे धीरे वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। आप जानते हैं बसने की प्रक्रिया क्या है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। क्या हुआ कि लोगों द्वारा जो है पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने, ये सब को क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। क्या होता है कि जो जानवर और पौधे अपनाए गए हैं पशुपालन के लिए या फिर कृषि के लिए, तो वो क्या होते थे कि जंगली चीज़ों से, वो जंगली पेड़ पौधों या जानवरों से क्या होते थे, भिन्न होते थे, अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। क्या हुआ कि बसने की प्रक्रिया में दिशा में क्या हुआ कि अपनाए गए पौधे और जानवरों का ही लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। जनरली केस क्या होता है कि लोग जो है कोई भी जानवर या पौधे तभी अपनाते हैं जिनका जो है बीमार होने का या फिर ख़राब होने का जो संभावना होता है, पॉसिबिलिटीज़ होता है, वो कम हो। ठीक है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दौरान दोनों के दानों को, भार को संभाल सकें। और उन्हीं फसलों को या पौधों को चुनते थे जिनके अनाज जो होते थे वो बड़े होते थे, बीज जो होते थे वो बड़े होते थे, और जो उनके जो डंठल यानी कि जो तना होता था वो उनके भार को संभाल सके। ठीक है, उन्हीं को चुनते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। और ऐसे जो पौधे होते हैं उनके बीजों को क्या करता है, संभाल के रखा जाता है ताकि वो फिर से उसको कृषि के लिए उपयोग में ला सकें। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, और उन्हीं जानवरों को चुना जाता है प्रजनन के लिए जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी कि वायलेंट नहीं होते हैं, लड़ाई करने वाले नहीं होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब। ठीक है,
इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और इसी प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो पौधे थे और जानवर जो अपनाए गए थे पालने के लिए या फिर कृषि करने के लिए, वो धीरे धीरे भिन्न होते गए, अलग होते गए। किनसे? तो जंगली चीज़ों से या जंगली पौधों और जानवरों से। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत और सींग जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू पालतू जानवरों के दांत और सींग से बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं तुलना में। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। और जो बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चली वो क्या हुई, करीब करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। और जो हम भोजन अभी करते हैं, प्रेजेंट में जो अभी हम भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग अभी इतना नहीं जानते जो अभी हम जानते हैं पालतू जानवरों के बारे में, उनको पालने के बारे में, पौधों को उगाने के बारे में, ये सब। अगला टॉपिक है वो है एक नवीन जीवन शैली। बोलता है किसी पौधे के बीज को बोकर देखें, हम पाएंगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ को पकने, बढ़ने, ये सब डेवलप करने में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है। तो वही बोलता है किसी पौधे के बीज को बोकर देखते हैं, उसको विकसित होने में कुछ टाइम लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसमें क्या होता है, कुछ महीने, कुछ दिन या फिर कुछ साल तक लग सकते हैं उसको विकसित होने में। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है। अब हुआ क्या कि पुराने ज़माने में लोग, तो पुराने जो टाइम में क्या हुआ करते थे, लोग घुमंतू हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हुआ क्या कि जब वो पशुपालन और खेती के बारे में जानने लगे तो हुआ क्या कि जब पौधे उगाने के लिए क्या करने लगे, वो देखभाल करने के लिए उन्हें उस जगह पर लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक टाइप से कह सकते हैं हम। ठीक है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। इनमें क्या होते थे देखभाल करने में, तो जानवरों से, पशु पक्षियों से उनका खरपतवार हटाने और सिंचाई करने, ये सब से वो लोग को वहाँ पे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये सब बहुत सारे काम थे वो सब उगाने के लिए। अभी भी ये प्रक्रिया चलती है हमारी। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब होता क्या था कि कटाई के बाद तो डायरेक्ट हमको अनाज उपलब्ध होगा नहीं, तो उसके बाद क्या करते थे लोग कि संभाल के उसका उपयोग किया करते थे। अनाज को भोजन के और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब भंडारण की शुरुआत यहाँ से हुई कि जब कटाई होने लगी तो फसल जब मिलने लगे तो उसका उपयोग दो चीज़ों में करना था। पहला तो खाने के लिए, भोजन के लिए जो कि नेसेसरी है, और दूसरा था उपजाने के लिए जो कि दूसरी भी नेसेसरी ही है। और अगर ये नहीं करते तो फिर आगे के लिए उनको सोचना पड़ता, और इस बात से ही उन्होंने भंडारण के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब इसके लिए क्या किया, भंडारण करने के लिए लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, और ये सब करते करते उनका जो है भंडारण शुरू किया। अब आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। अब जानवर जो है जनरली तो सभी जीवित प्राणी बच्चे देते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, इसी प्रक्रिया द्वारा, प्रजनन प्रक्रिया द्वारा उनकी संख्या बढ़ती रहती है। और अगर जानवरों की देखभाल अच्छी तरीके से करी जाए तो क्या होता है कि उनसे हमें दूध भी मिलता है जो कि भोजन के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब यहाँ पे एक टर्म है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। ठीक है। और दूसरे शब्दों में क्या होता है कि पशुपालन जो होता है वो भोजन का भंडारण का एक तरीका है। ठीक है। पशुपालन एक तरीका है क्या चीज़ का, तो भोजन के भंडारण का। भंडारण मैंने समझाया कि किसी भोजन का एक लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसका भंडार करना, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसको संभाल कर, देखभाल करके उसका रखना भंडारण कहलाता है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक जो कृषक थे और पशुपालक थे उनके बारे में पता करते हैं। अब हम जो पुराना जो मैंने ये मानचित्र डाला था, जो वीडियो इससे पहले जो मैंने डाली थी उसमें कुछ मानचित्र होंगे, आप उसे देखें। ठीक है। यहाँ पे
नीले वर्ग दिखा रहे होंगे, वहाँ पे नीला नहीं होगा बट वर्ग दिख रहे होंगे आपको। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ग है क्या दिखाते हैं कि जहाँ पर पुरातत्वविदों को, जो कि पुरातत्वविद मैंने समझाया था, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं पुरानी चीज़ों का, हिस्ट्री के चीज़ों का, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो उनको कहाँ पे साक्ष्य मिले थे? उन वर्ग वाले जगह जो मानचित्र मैंने भेजा है, अपलोड किया है, उसमें देखिएगा आपको मिलेंगे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है, कौन पाए गए हैं? शुरुआती कृषक और पशुपालक। ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, और आधुनिक कश्मीर में, मॉडर्न कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ईस्ट और साउथ इंडिया में मिले हैं। ठीक है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं, और इन स्थानों पर जनरली कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसके बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं? खुदाई में मिले जो पौधे और पशु हैं उनका निरीक्षण करते हैं, या फिर हड्डियाँ जो मिलती हैं उनके नमूनों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। क्या मिला कि उन अवशेषों में हमें जो है कुछ जले हुए अनाज के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर ही इन्हें जलाया गया था। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक जो है इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक आ चुकी है अभी तक, और वैज्ञानिक इतने हमारे डेवलप्ड हैं, साइंस हमारा अभी डेवलप्ड है, तो पता चल जाता है इन बारे में। इस तरह हम पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, और इस तरह हमें क्या पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी जो है फसलें उगाई जाती हैं, तरह तरह की, जैसे जौ, गेहूँ, बाजरा, ये सब, चावल। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और जनरल सी बात है, जब इतनी टेक्निक्स आ गई हैं तो ये सब भी अब नॉर्मल है। ठीक है, आगे चलते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। अब जो पुरातत्वविद थे उनको कुछ पुरास्थलों पर क्या मिले? झोपड़ियाँ या फिर घरों के निशान मिले हैं, एक अवशेष टाइप से बोल सकते हैं। जैसे कि बुरजोहोम, अभी जो है वर्तमान कश्मीर में है बुरजोहोम, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या करते थे? वो गड्ढा जो खोद कर उसके नीचे घर बनाते थे, और उनको हम लोग क्या कहते थे? गर्तावास कहते हैं। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। सिंपल सी बात है, गड्ढे में कोई कूद के तो घर नहीं बनाएगा। उसके लिए सीढ़ी बनाते थे लोग, और बना के उसी में से नीचे उतरते थे और वहीं से घर बनाते थे, झोपड़ियाँ बनाते थे। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, और गड्ढे में जब घर बनाते थे वो, तो सिंपल सी बात है, ठंडे मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती थी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। अब पुरातत्वविदों को क्या मिला है? जो आग जलाने के लिए साइड में, घरों के आसपास में आग जलाने के लिए कुछ कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, और जगहें मिली हैं कि यहाँ पे आग जलाया जाता था। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। लोग क्या करते थे? सीजनली या फिर मौसम के अनुसार जो है घर या उसके अंदर या फिर उसके बाहर खाना पकाते रहे होंगे। जैसे कि गर्मी के मौसम में अंदर में घर के अंदर, ठंड के मौसम में घर के अंदर, बारिश के मौसम में घर के अंदर, या फिर एक टाइम पे बसंत या फिर गर्मी के टाइम पे घर पे में भी बनाते होंगे, या फिर नहीं भी बाहर में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाणिक युगीन उपकरणों से भिन्न है। अब बहुत सारे पत्थर के औजार भी मिले हैं उन जगहों पर, और वो क्या है कि पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। पुरापाषाण काल के बारे में मैंने बताया था, आप वीडियो देखें पहले, आपको पता चल जाएगा। इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है, और जो औजार मिले हैं जो कि पुरापाषाण युग से भिन्न हैं, इस वजह से इन्हें क्या नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, अब इनमें से कुछ औजार ऐसे भी मिले हैं जिनकी धार तेज़ करने के लिए, धार यानी कि ब्लेड जो है, ब्लेड टाइप से जो रहता है, उसको तेज़ करने के लिए, पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मसूल का प्रयोग जो है अनाज और वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे थे जंगल में, उनसे अलग अलग चीज़ें प्राप्त करने के लिए, पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अभी भी बहुत सारे इलाकों में आपको ओखली और मसूल का प्रयोग दिखता होगा। मे बी अभी तो मॉडर्न में बहुत कम है, लेकिन आपको मिलेगा। गाँवों में चल जाएँ आप देहातों में चल जाएँ तो आपको मिल जाएगा। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, और इसी तरह क्या हुआ कि औजारों का उपयोग बहुत सालों तक होता रहा है, और औजार जो है कुछ कुछ हड्डियों के ही बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थल
उसमें कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में जो है बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बहुत सारे, जैसे कढ़ाई हो गया, पात्र हो गए, ये सब जो है मिले थे कहाँ से? नवपाषाण युग में पुरास्थलों से मिले थे। ठीक है, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। ठीक है, अलंकरण मतलब कि डिज़ाइनिंग, जो हम लोग आजकल देखते हैं ना, वो सब डिज़ाइन किया जाता था इन पे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, जैसा कि पहले बताया भंडारण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। तो चीज़ों को रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे लोग जो है खाना बनाने के लिए बर्तन का उपयोग करने लगे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब हुआ क्या कि चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज क्या हुआ कि आहार का, भोजन का एक हिस्सा बन गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग कपड़े बुनना भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। हुआ क्या कि कपड़े बुनने के लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ये एक क्वेश्चन है कि ये जो चेंजेस आए क्या एक साथ ही आए थे हर जगह पे? तो मे भी ऐसा नहीं हो, कुछ टाइम के बाद आया हो या फिर कुछ कहीं पहले आया हो, धीरे धीरे चलन पे आया ये। एग्जैक्टली एक टाइम पे कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होता होगा मेरे अकॉर्डिंग, और ऐसा ही होना ही चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हज़ारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। अब हुआ क्या कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण का काम करते रहे थे, और वहीं अन्य लोगों ने हज़ारों सालों के दरमियान, उसके बीच में बिटवीन, धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब बहुत सारे लोग जो थे वो क्या किए थे कि मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार जो है धीरे धीरे बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मानचित्र जो डाला हुआ है उसमें आप मेहरगढ़ को ढूंढो, मेहरगढ़ ढूंढे। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, यह क्या था कि ईरान जाने के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, एक हरा भरा समतल जो है स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ वह स्थान है, याद रखिएगा, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। ठीक है, सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। इनमें से क्या हुआ, इन जगहों पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन हैं, सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोरे तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अब मेहरगढ़ में क्या हुआ, बहुत सारे चौकोर, रेक्टेंगुलर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, प्रत्येक घर में क्या है कि एक खासियत है, एक इम्पॉर्टेंस, ये महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब ये है, पॉइंट है कि प्रत्येक घर में जो है 4 या फिर उससे ज़्यादा अधिक कमरे हैं, जिनमें से कुछ जो है भंडारण के काम आते रहे होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः या मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृत्यु के सामान्यतः बाद जो है क्या हुआ, मृतक के सगे संबंधी जो होते थे उनके प्रति सम्मान जताते हैं, और लोगों की ये आस्था थी और अभी भी है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और उस टाइम पे क्या होता था कि कब्र में जो है मृतक के साथ साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, और ऐसी कई कब्रें मिली हैं मेहरगढ़ में जहाँ पे सामान डाले गए हैं मृतक के साथ। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। ठीक है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब एक एग्जाम ये दिया गया है, एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था, अवशेष में मिले थे ये। तो यह एक कल्पना की गई है, संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जो मृतक है उसके खाने के लिए बकरी को रखा गया होगा। ठीक है अब आगे चलते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढे। ठीक है, एटलस में आप तुर्की को ढूंढे। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चातल युग तुर्की में है। अब एक नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध जो है, सबसे फेमस या फिर पॉपुलर जो पुरास्थल है वो एक चताल युग तुर्की में है। स्थान का नाम है चताल युग, तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। दूर दराज से बहुत सारे अलग अलग जगहों से, दूरों से क्या किया जाता था, सामान लाए जाते थे, स्थान में लाए जाते थे, चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली हैं, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर होता है,
जिसका नाम चकमक दिया गया, लाल सागर की कौड़ियाँ, है ना, और भूमध्य सागर की सीपियाँ, मेडिटेरियन सी की सीपियाँ और रेड सी की कौड़ियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। नवपाषाण काल तक में भी जो है पहिए का जो है विकास नहीं हुआ था। उस टाइम तक भी लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। सामान का जो ले जाया करना था वो क्या करता था, लोग अपने द्वारा ले जाते थे या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और चैप्टर 2 भी ख़त्म होता है। मेरे चैनल से जुड़े रहें आप लोग और कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि संडे को मैं हर एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे कुछ वीडियोस बनाऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ पे, ठीक है। उस पर एक अलग वीडियो हर संडे को। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू।